हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 22 देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 316 टू 330 कवर करेंगे। अभी तक ऑलरेडी हम लोग 21 पार्ट तक देख चुके हैं और अभी 100 पार्ट तक 100 वीडियो आने वाले इस पूरे सीरीज में, जिसमें हम लोग 1500 क्वेश्चंस कवर करने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रिवीजन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज। तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 316 से। क्वेश्चन है, which of the following principles has not been emphasized by Josiah Stamp in making distinction between public and private administration? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंसिपल जोसिया स्टैम्प ने नहीं दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को के डिफरेंस के लिए? ऑप्शन ए, एक्सटर्नल फिनेंशियल कंट्रोल, बी, मार्जिनल रिटर्न, सी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डी, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रिंसिपल जोसिया स्टैम्प ने नहीं दिया था पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्टिंक्शन में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स, अगर चाहें तो आप लोग तो लाइव चैट में या फिर कमेंट करके भी करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मार्जिनल रिटर्न। तो सर जोसिया स्टैम्प ने जो डिस्टिंक्शन बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, उसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फिनेंशियल कंट्रोल था, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों था, पर ये जो मार्जिनल रिटर्न है ये नहीं था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टीमेट टेस्ट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, बी, simplification of rules and procedures, C, simplified administrative process, और D, successful implementation of rules and procedures। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सही होने हो सकते हैं अगर देखा जाए एक तरह से। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा अल्टीमेट टेस्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रूल्स और प्रोसीजर भी सिंपल रहेगा तो लोग को समझने में और लोग को काम करने में आसानी होगा। तीसरा है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आसान रहेगा तो चीज़ें बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। और चौथा, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, नियम और प्रक्रिया का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका अल्टीमेट टेस्ट क्या होता है, ये बताना है। और एक तरह से देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हम लोग को वो ऑप्शन लेना है जो अल्टीमेट टेस्ट हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। और ये ऑप्शन क्यों होगा ये भी हम लोग देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन में हेल्पफुल होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना एक तरह से, है ना। वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो सभी कुछ को इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन का हर एक पार्ट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव, सब कुछ को इंक्लूड किया जा सकता है, बहुत कुछ को इंक्लूड किया जा सकता है, पर उसका जो मेन फंक्शन होता है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ये ऑप्शन सबसे करीब है अल्टीमेट। सो अल्टीमेट टेस्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सक्सेस, तो इसका इस क्वेश्चन में ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। फ्रेंड्स, बहुत बार होता है कि किसी क्वेश्चन में अगर आप चार ऑप्शन दिया, उसमें चारों ऑप्शन या फिर तीन या दो ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जो लगभग लगभग आपको उस क्वेश्चन के लिए सही लगे, और सही वो हो भी सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखिए चार ऑप्शन लगभग लगभग सही है, पर हम लोग को ये देखना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पूछा जा रहा है अल्टीमेट टेस्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम लोग किस पॉइंट को यहाँ पकड़े? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को पकड़े और उसके हिसाब से जो सबसे करीब, जो सबसे नजदीक उसके था ऑप्शन, उसको देखें, है ना। तो क्वेश्चन में आप लोग को ये भी ध्यान देना होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में कि अगर दो ऑप्शन मान लिए सही है लग रहा है आपको, दोनों में से जो ज्यादा करीब है, जो ज्यादा क्वेश्चन का सही सटीक आंसर लग रहा है आपको, उसको मार्क करना है। तो अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बिहेवियरल अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ ऑप्शन ए एसोसिएशंस, बी ग्रुप्स, सी पर्सन्स और डी पर्सन्स एंड ग्रुप्स। तो बिहेवियरल अप्रोच
किसके एक्चुअल बिहेवियर में ज्यादा स्ट्रेस करता था, ये बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पर्सन्स एंड ग्रुप्स। So the behavioral approach lays stress on the actual behavior of persons and groups both. Correct option is option D. अगला सवाल है, the approach which studies public administration in a chronological order. वो कौन सा अप्रोच है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी के लिए यूजफुल है? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल अप्रोच, बी लीगल अप्रोच, सी फिलोसॉफिकल अप्रोच और डी बिहेवियरल अप्रोच। तो कौन सा ऐसा अप्रोच है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रोनोलॉजिकल स्टडी पे फोकस्ड है? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हिस्टोरिकल अप्रोच। ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच होता है वो पार्टिकुलर टाइम पीरियड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ता है ना। तो जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के तौर पे, अगर हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, है ना, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते तो हम लोग बाबर से शुरू करते हैं ना, बाबर से शुरू करते हैं ना, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, और फिर ऐसे आगे बढ़ते जाता है ना। तो हिस्टोरिकल अप्रोच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगला सवाल है, इन द एंशियंट डेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिमिटेड इटसेल्फ टू। पहले के दिनों में, प्राचीन समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को लिमिट किस में किया था? मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से बात पूछा जा रहा है, फंक्शन क्या था पहले किस में, प्राचीन समय में? ऑप्शन ए जुडिशियल फंक्शन था, बी फिलैंथ्रोपिक फंक्शंस था, सी पुलिस फंक्शंस था और डी ऑल ऑफ अबव। क्या था प्राचीन समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव। क्यों? इसको भी हम लोग बिल्कुल सहज सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य का आप लोगों ने जरूर सुना होगा, है ना, कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र बुक है। तो उसमें अगर देखा जाए, है ना, उसमें अगर देखा जाए, उसमें जो दिया है उसमें आपने देखा होगा कि कौटिल्य या चाणक्य ने बात की है जुडिशियल फंक्शंस के बारे में, किया है ना। उन्होंने फिलैंथ्रोपिक फंक्शंस के बारे में भी किया, जैसे किसी विधवा से टैक्स नहीं वसूलना है, किसी अनाथ से को हेल्प करना है ना, वो लोगों को कुछ मतलब फिनेंशियल या जिस तरह से भी हेल्प करना है, ये फिलैंथ्रोपिक और पुलिस फंक्शंस भी था उन लोग का, है ना। तो अगर एंशियंट डेज में देखा जाए, स्पेसिफिकली हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, चंद्रगुप्त के टाइम पे कौटिल्य या चाणक्य जो थे उनका अर्थशास्त्र में के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप किसी और एग्जाम्पल के तौर पे भी देखें तो एंशिएंट डेज में हमेशा से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी रहा है वहाँ हर जगह लगभग जुडिशियल फंक्शन, फिलैंथ्रोपिक पर्सन, पुलिस फंक्शन रहा ही रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंकर्स यूज ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एज वन। निम्नलिखित में से किस पेयर के थिंकर्स ने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही बताता? सारा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सब एक ही है। किसने ऐसा, किस पेयर ने ऐसा कहा था, किस ग्रुप ने ऐसा कहा था? ऑप्शन ए फ्योल, कुलिक एंड फोलेट ने कहा था, फ्योल, फोलेट एंड ओरविक ने कहा था, सी फ्योल, फोलेट एंड टेलर ने कहा था, या डी फ्योल, टेलर एंड मायो ने कहा था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस देखे और पिछले सीरीज को भी देखे तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये वैसे याद रखने की चीज है, पर फिर भी अगर आप लोगों ने देखा है पिछले वीडियोस को और पिछले सीरीज को तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्योल, फोलेट एंड उर्विक। तो फ्योल, फोलेट और उर्विक थे, इन्होंने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही देखा था, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। इन लोग के अनुसार दोनों एक ही था, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हेनरी फ्योल, एमपी फोलेट एंड उर्विक, लिंडल उर्विक। अगला सवाल है, हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट whether it be running an X-ray machine in a health laboratory or coining money in the mint। ये स्टेटमेंट किसका है ये बताना। ऑप्शन ए फेलिक्स सेनेग्रो, बी जीएम पिफनर, सी हॉवर्ड साइमन और डी जेडविग। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जीएम पिफनर। तो जीएम पिफनर ने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट वेदर
इट बी रनिंग एन एक्सरे मशीन इन ए हेल्थ लेबोरेटरी और कोइनिंग मनी इन द मिड। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो पीफनर डेफिनेशन दे रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये किस व्यू के हिसाब से डेफिनेशन दे रहे हैं? ये आइदर इंटीग्रल व्यू है या फिर ये मैनेजरियल व्यू है, नैरोअर व्यू, वाइडर व्यू। आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि जेएम पिफनर का ये जो स्टेटमेंट है ये इंटीग्रल व्यू बेस्ड है या मैनेजरियल व्यू बेस्ड है, नैरोअर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है या फिर वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। आप लोग ये कमेंट करके बताइए 322 क्वेश्चन का आंसर जो हम पूछ रहे हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, और ये स्टेटमेंट जेएम पिफनर का। अगला सवाल है, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की ओरिजिनेटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, बी एफ जे गुडनाउ, सी एल डी वाइट और डी वुड्रो विल्सन। तो कौन थे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी के ओरिजिनेटर? इसका आंसर तो सिंपल है और आप लोग आराम से दे सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन। आपको याद है एसे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन का वो एसे जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग बताया था। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग अलग चीजें उन्होंने बताया था। तो वुड्रो विल्सन ओरिजिनेटर है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी के। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, Which of the following is not a phase in the development of the discipline of public administration? आप लोगों को पता होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में हम लोग अलग अलग फेज देखते हैं, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज ए डेवलपमेंट एज डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हुआ तो उसमें अलग अलग फेज है। नॉर्मली वो फेज 5 फेज होता है, आप लोगों को पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज। तो यहाँ ये बताना है उनमें से 5 फेज में से कौन सा ये फेज नहीं है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहाँ। तो इसका ऑप्शन ए है फर्स्ट फेज 1887 टू 1926, सेकेंड फेज 1927 टू 37, थर्ड फेज 1938 टू 1947 और फोर्थ फेज 1947 टू ऑनवर्ड्स। तो डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन फेज नहीं है ये बताना। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फोर्थ फेज 1947 ऑनवर्ड्स। क्यों ये गलत होगा? क्योंकि जो फोर्थ फेज था वो 1948 टू 70 था और ये, है ना, और यहाँ 1947 टू ऑनवर्ड्स दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग थोड़ा फेज के बारे में देख लेते हैं, पांचों फेज के बारे में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पांचों फेज के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट फेज 1887 से 1926 के बीच हुआ। 1887 में वुड्रो विल्सन का एसे आया था, वहां से ये शुरू हुआ था लगभग, और उस फेज में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी आया था, है ना। सेकेंड फेज था 1927 टू 37, है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को याद होगा, क्लासिकल थिंकर्स जैसे हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, है ना, उर्विक और ये गुल्ली उर्विक वगैरह, है ना। तो सेकेंड फेज में ये सब थिंकर्स थे और यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। हाँ, थर्ड फेज है 1938 टू 47, 1938 टू 47 थर्ड फेज था और ये ईयर ऑफ चैलेंज था। आप लोगों को याद होगा हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट मायो का, और भी उस वक्त कुछ ऐसे थिंकर हुए जैसे हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट मायो का था और एमपी फोलेट, मैरी पार्कर फोलेट, जिन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दिया था, है ना। तो उस वक्त क्या हुआ, जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया गया था उसको कहीं ना कहीं गलत समझ में आने लगा कि वो गलत है, वो पूरी तरह से सही नहीं है ना। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एज अ डेवलपमेंट एज डिसिप्लिन एरा ऑफ चैलेंज था, क्योंकि वो लोग जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया गया था वो अब गलत लगने लगा था। अब अगला सवाल है, अगला है फेज, फोर्थ फेज 1947 टू ऑनवर्ड्स। 1947 तो ऑनवर्ड्स तो नहीं है, ये है 1948 टू 70, फोर्थ फेज था 1948 टू 70, और इसमें क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आ गया था, क्योंकि एयर ऑफ चैलेंज के बाद पता ही नहीं था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ डेवलप कर रहा है ना, किस एरिया, किस वे में जा रहा है, ये पता नहीं था, तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। और फिफ्थ फेज जो अभी 1971 से कंटिन्यूइंग है ना। वैसे इस बारे में अलग अलग कुछ जो थिंकर्स है एक तरह से कहा जाए, या फिर इस फील्ड के जो भी स्कॉलर्स है उनका यहाँ पे थोड़ा सा मानना लगे। कोई बोलते फिफ्थ फेज खत्म हो गया, नया सिक्स्थ फेज शुरू हो गया, तो वो अलग बात है। पर यहाँ पे फिफ्थ फेज तो को देखा जाए तो ये 1971 से कंटिन्यूइंग अभी तक माना जाता है,
और ये पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव के रूप में, क्योंकि यहाँ पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ है ना, और आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वगैरह डेवलप हुआ, तो ये पब्लिक पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, ये फिफ्थ फेज दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया। द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू, जो इवोल्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो कितने फेज में डिवाइड है, ये तो सिंपल है, इसमें तो बताने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं, हम लोग अभी तुरंत देखे 5 फेज है ना। तो द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू 5 फेज, और 5 फेज के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिटेल्ड में देख चुके हैं। अगला सवाल है, public administration is concerned with the activities of only the executive branch of government. This view is supported by. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कंसर्न है, ये व्यू किसका है ये बताना। ऑप्शन ए फ्यूल, बी गुल्लिक, सी विलोबी और डी ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे नैरोअर व्यू के बारे में बात किया जा रहा है। आप लोगों को बताते चले, यहाँ पे नैरोअर व्यू, नैरो और वाइडर व्यू था ना, नैरो व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे नैरो व्यू के बारे में बात किया। नैरो व्यू में क्या होता है, एक बार वैसे तो हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, पर फिर से एक बार देख ले रहे हैं। नैरो व्यू में क्या होता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया नैरो व्यू में कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही कंसर्न है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न है सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से, है ना। ध्यान से सुनिएगा, नैरो व्यू में कहा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न है सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से। वही वाइडर व्यू में कहा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच से कंसर्न नहीं है, वो जुडिशियल और लेजिस्लेचर से भी कंसर्न है। हाँ, वाइडर व्यू में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों ब्रांच को, गवर्नमेंट का तीनों ब्रांच को इंक्लूड किया गया है ना। लेकिन वो नैरो व्यू में सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट पर ध्यान दिया गया। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से कंसर्न है, ये व्यू को किसने सपोर्ट किया था, फ्यूल, गुलिक, विलोबी या इनमें से सभी ने। तो इस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि इन तीनों ने, फ्यूल, गुलिक और विलोबी तीनों ने कहा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से कंसर्न होता है ना। अगला सवाल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन consists of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. ये स्टेटमेंट किसका है, हु सेड दिस। ऑप्शन ए जेएम पिफनर, बी मार्शल डिमॉक, सी एल डी वाइट और डी इएन ग्लैडन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एल डी वाइट। एल डी वाइट ने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट्स of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. अगला सवाल है, politics and administration are two distinct functions of government was the theme of। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोग कवर कर चुके थे पिछले ही वीडियो क्वेश्चंस में। ऑप्शन ए फर्स्ट फेज, बी सेकेंड फेज, सी थर्ड फेज और डी फोर्थ फेज। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दो डिफरेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का, ये किस फेज का थीम था, तो ये थीम था ऑप्शन ए फर्स्ट फेज का। फर्स्ट फेज में पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े इसको, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, द सेकेंड फेज इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन फॉर ऑप्शन ए interdisciplinary approach, B rejection of politics administration dichotomy, C search for finding the principle of administration और D none of it। जो सेकेंड फेज था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास में वो किस लिए जाना जाता है, ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप लोग पिछले क्वेश्चन को अगर ध्यान से सुने होंगे उसके एक्सप्लेनेशन को, तो इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सर्च और फाइंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग देखे अभी तुरंत कि सेकेंड फेज में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया था सर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सर्च फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगला सवाल है, द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सपोर्टेड बाय। ये जो इंटीग्रल व्यू था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका सपोर्ट किसने किया था, ऑप्शन ए एन ग्लैडन, बी एम ई डिमॉक, सी एल डी वाइट और डी ऑल ऑफ यू, इन तीनों ने। तो इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट किया था इन तीनों ने, एन ग्लैडन ने भी, एम ई डिमॉक ने भी और एल डी वाइट ने भी। अब इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये तो हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके, पर फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप लोग को एक ही चीज़ बार बार दोहराया जाएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा बात, इसलिए बताते हैं इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ ये मान्यता है
कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी लेवल का के लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड है ना। पब्लिक एक देखिए, एक इंटीग्रल व्यू होता है, एक मैनेजरियल व्यू होता है इस मामले में, है ना। तो इंटीग्रल व्यू में ये माना जाता है कि फ्रॉम द लेवल ऑफ प्यून, कोई प्यून है वहां से लेके क्लर्क है, या फिर सबसे ऊपर चला जाए तो मैनेजर है ना, ये सारे लोग इंक्लूड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका उलट है मैनेजरियल व्यू, उलट तो नहीं पर इसका छोटा भाग है, एक तरह से कहा जाए इसका अलग भाग है। तो मैनेजरियल व्यू में क्या होता है कि मैनेजरियल व्यू में ये कहा जाता है कि सिर्फ वही फंक्शन जो मैनेजमेंट से या मैनेजर से कंसर्न्ड है नहीं, है ना, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ओनली मैनेजरियल फंक्शन को इंक्लूड किया गया है मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पर इंटीग्रल व्यू में ऐसा नहीं कहा गया। इंटीग्रल व्यू में कहा गया कि आप मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम कोई भी लेवल हो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप किसी भी लेवल हो, सारे लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, फ्रॉम प्यून क्लर्क टू मैनेजर। तो ये इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू में डिफरेंस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अगली वीडियो में क्वेश्चन 331 टू 345 देखेंगे, है ना। और अगर इस पूरे वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या फिर कोई टॉपिक समझ ना आया हो, तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं, हम लोग उस बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।